भारत की सुप्रीम कोर्ट को लेकर दो बड़े मामले सामने आए हैं, मगर समझने वाली बात यह है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट खबर बना नहीं रहा है बल्कि खुद खबर बन रहा है। जैसे पिछले दिनों बना था जब एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की किताब में भारत की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और लंबित मामलों की संख्या छाप दिया। इसके बाद देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे वरिष्ठ जज यानी चीफ जस्टिस सूर्यकांत एनसीईआरटी पर बुरी तरह भड़क गए। बहुत सख्त आदेश उन्होंने दे दिया, नई किताब पर बैन तक लगा दिया, किताबों को वापस मंगवा लिया, लिखने वालों के खिलाफ सख्त आदेश दे दिए। मगर ये जो डॉक्यूमेंट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसने एनसीईआरटी वाली किताब से भी ज्यादा गंभीर आरोप भारत की सुप्रीम कोर्ट पर लगाए हैं और वहां के जजों पर लगाए हैं। मगर समझने वाली बात यह है कि इस पर शायद बैन लगाना मुश्किल हो जाए, वरना अब तक लग चुका होता, क्योंकि ये भारत से नहीं बल्कि एक रिसर्च पेपर है जो कि सिंगापुर की यूनिवर्सिटी में लिखा गया। भारत की सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार किस लेवल का है, इस पर बहुत लंबी चौड़ी रिसर्च रिपोर्ट तैयार हुई साल 2021 में। बेहद कम शब्दों में और आसान भाषा में इसका सार मैं आपको बताऊंगा। उधर टाइम्स ऑफ इंडिया ने 17 मार्च को ये वाली रिपोर्ट दिया है। इसमें बताया गया है कि सबसे बड़ी अदालत में ही 3500 से ज्यादा जनहित याचिकाएं लंबित हैं। ये वाली पूरी खबर सुनने के बाद भी आपको आश्चर्य होगा कि इतना सारा काम छोड़कर आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लगभग हर सैटरडे संडे भाजपा के नेताओं के साथ अलग अलग कार्यक्रमों में नजर आ सकते हैं, कैसे अलग अलग जगह जाकर भाषण दे सकते हैं, डिनर पार्टियां कर सकते हैं। मसला बड़ा गंभीर है, इसलिए एकदम टकटकी लगाकर सुनिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या अपने मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में एनसीईआरटी ने अपनी कक्षा 8 की किताब में भारत की न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और लंबित मामलों को लेकर कुछ डेटा छाप दिया तो देश की सबसे बड़ी अदालत भड़क गई। हालांकि हमने भी इसे लेकर सवाल उठाया था, मगर सवाल सिर्फ इतना था कि ये सच, न्यायपालिका का ये सच बच्चों को पढ़ाना जरूरी नहीं है, बल्कि सुधार करके बच्चों को साफ सुथरे न्यायपालिका को देना बेहतर होगा। यानी किताब में जो छपा था उसमें कुछ गलत नहीं था, मगर छपाई गलत जगह हो गई। हमने ये सवाल उठाया था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस बात को बहुत ज्यादा ही सीरियस ले लिया और यहां तक कहने लगे कि यह सब कुछ एक साजिश का हिस्सा नजर आ रहा है। जी हां, चीफ जस्टिस ने कहा कि यह न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश लग रही है। उन्होंने बाकायदा इस किताब पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत सरकार समेत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, सभी यूनिवर्सिटीज को निर्देश दिया कि जिन लोगों ने, जिन विद्वानों ने इस अध्याय को लिखा है उन्हें तत्काल काम से हटा दिया जाए और आज के बाद किसी भी सार्वजनिक धन से संबंधित कोई भी जिम्मेदारी उनको न सौंपी जाए। यानी कोई भी सरकारी काम इनको न मिले लिखने पढ़ने वाला, जब तक कि ये लोग आके अदालत में सफाई न दे दें। यानी वो चैप्टर लिखने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हुआ, किताब पर बैन लगा दिया। तमाम लोगों ने सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायपालिका का सच सुनना नहीं चाहते? यदि सच बुरा लग रहा है तो उसको सुधारने का प्रयास क्यों नहीं होता? बहरहाल अपने देश में छपी एक किताब को तो बैन कर दिया गया, मगर सिंगापुर की यूनिवर्सिटी में जो ये रिसर्च पेपर तैयार हुआ है इसको कहां से बैन करिएगा हुजूर, क्योंकि इसने तो आकी बाकी सब पूरे कर दिया है। वैसे तो ये रिसर्च पेपर 34 पन्नों का है, मैं आपको सिर्फ इसका सार बता रहा हूं। इसमें बहुत सारे आंकड़े, बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन उतना बताने में और आपके सुनने में दिमाग का दही हो जाएगा, इसलिए मोटा मोटी जो है उसको सुन लीजिए। और जो लोग सच में इस रिसर्च पेपर को गहनता से पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग मेरे ट्विटर हैंडल पर जाके इसे प्राप्त कर सकते हैं। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब जब चले ही जाइएगा तो साथ में फॉलो भी कर लीजिएगा। इस शोध पत्र का शीर्षक ही है जॉब्स फॉर जस्टिस, करप्शन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके लेखक हैं माधव एस अने और शुभंकर दाम, तीसरे हैं जियोवानी। आगे इस रिसर्च पेपर में जो लिखा है उसको ध्यान से सुनिए। बहुत सारे मामलों को देखने समझने के बाद इन लोगों ने पाया कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जज सरकार का पक्ष लेते हैं ताकि उन्हें रिटायरमेंट के बाद अच्छी सरकारी पोस्ट मिल सके। यानी सुप्रीम कोर्ट में बैठकर कुछ जज सरकार को अपने फैसलों के जरिए खुश करते हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद उनकी बढ़िया वाली सरकारी नौकरी मिल जाए। यानी इनके दिमाग में न्याय नहीं होता बल्कि अपना करियर होता है। यहां पर सरकार के अप्रत्यक्ष दबाव की बात भी कही गई है, जो कि रिटायरमेंट के बाद वाली नौकरी के माध्यम से बड़े लेवल पर है। पिछले वर्षों में हमने देखा है सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों को सरकार ने अलग अलग आयोगों में नौकरियां दी। यानी सुप्रीम कोर्ट के जजों को पोस्ट रिटायरमेंट पद के लिए ललचाया, जो कि जजों के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। इस रिसर्च पेपर में साल 1999 से लेकर 2014 तक के 652 मामलों के डेटा का विश्लेषण किया गया, जिसमें पता चला कि जिन जजों को रिटायरमेंट के बाद नौकरी मिलने की संभावना
ज़्यादा होती है वो बड़े बड़े मामलों में सरकार के पक्ष में फैसला दे देते हैं, इसकी संभावना अधिक होती है। और सुनिए, सिर्फ फैसला ही देना नहीं है बल्कि जजमेंट लिखना भी मायने रखता है। यानी जो जज खुद अपने हाथों से सरकार के पक्ष में फैसला लिखते हैं, जजमेंट लिखते हैं, उन्हें रिटायरमेंट के बाद नौकरी मिलने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी सिर्फ सत्ता के पक्ष में फैसले देना ही नहीं बल्कि फैसले को लिखना भी बाद में नौकरी मिलने के प्रभाव को बढ़ा देता है। साल 2021 में लिखे इस रिसर्च पेपर में बताया गया है कि भारत में न्यायपालिका सैद्धांतिक रूप से तो स्वतंत्र है, लेकिन व्यवहार में यह करियर इंसेंटिव स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। यानी रिटायरमेंट के बाद नौकरी मिलने वाला जो मामला है यह सुप्रीम कोर्ट को यानी न्यायपालिका को स्वतंत्र रहने नहीं देता। इस रिसर्च में यह भी बताया गया है कि पोस्ट रिटायरमेंट नियुक्तियां ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें भी लॉबिंग होती है, आंतरिक प्रभाव काम करता है, यानी जुगाड़ वगैरह सब लगता है। तमाम आंकड़ों और तथ्यों का एनालिसिस इस रिसर्च पेपर में करते हुए बताया गया है कि भारत की न्यायपालिका पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं रह पाती जब मामला जजों के करियर से जुड़ जाता है, जिससे सेपरेशन ऑफ पावर कमजोर हो सकता है। इस रिसर्च में यह भी बताया गया है कि यदि कोई जज चुनाव से कम 47 हफ्ते पहले यानी मोटा मोटी 10-12 महीना पहले रिटायर होता है तो उसके पास मौजूदा सरकार से नौकरी पाने का गोल्डन विंडो होता है। यानी अगर चुनाव होने वाले हैं और उससे लगभग साल भर पहले कोई जज रिटायर होने वाला है तो उसके पास ज्यादा चांस है कि सरकार को खुश करके नौकरी मिल जाएगी। रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि ऐसे जज जो चुनाव से ठीक पहले रिटायर होते हैं उनके भीतर पक्षपात कम देखा गया है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं होता कि अगली सरकार किसकी होगी। यानी जब जजों को यह भरोसा होता है कि जो सरकार है वो अपने रहते ही यानी सत्ता में रहते ही नौकरी दे देगी, नई वाली नौकरी, तब वो सरकार को ज्यादा खुश करते हैं। मगर जब जजों को लगता है कि चुनाव से ठीक पहले रिटायर होना है, पता चले इस सरकार को खुश करें, चुनाव बाद दूसरी सरकार बन जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो मामला फंस जाएगा। यानी जिनके पास टाइम गैप कम होता है वो पक्षपात भी कम करते हैं। इस रिसर्च में पाया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट की बेंच में एक जज ऐसा है जो चुनाव से बहुत पहले रिटायर हो रहा है तो सरकार के मुकदमे जीतने की संभावना 24 से 30% बढ़ जाती है। अगर दोनों जज यानी बेंच में 2 जज हैं, दोनों जज चुनाव से बहुत पहले रिटायर हो रहे हैं, लगभग 1 साल पहले, तो सरकार का मुकदमा जीतना 29 से 39% तक बढ़ जाता है। यानी मुकदमा जीतने की संभावना, सरकार के पक्ष में फैसला आने की संभावना और ज्यादा हो जाती है। रिपोर्ट ने बताया है कि सामान्य तौर पर सरकार करीब 58.6% केस जीत जाती है, लेकिन जब ज्यादा बड़ा मामला होता है, महत्वपूर्ण केस होता है, तो रिटायर होने वाले जजों के मामले में सरकार के मुकदमा जीतने का परसेंटेज और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इस रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि अगर कोई जज किसी महत्वपूर्ण मामले में सरकार के पक्ष में फैसला देता भी है और लिखता भी है तो उसके रिटायरमेंट के बाद बढ़िया सरकारी पद पाने की संभावना 13 से 17% तक बढ़ जाती है। और फिर जजों को कहीं मानवाधिकार आयोग तो कहीं विधि आयोग में बड़े बड़े पद मिल जाते हैं। इस रिसर्च में सुझाव भी दिया गया है कि रिटायरमेंट के बाद सरकारी नौकरियों पर कूलिंग ऑफ पीरियड लागू किया जाना चाहिए या फिर कोई सख्त नियम बनाया जाना चाहिए ताकि रिटायरमेंट के बाद नौकरी पाने के लालच में जज की कुर्सी पर बैठकर जज सरकार की चापलूसी न करें और न्यायपालिका स्वतंत्र रहे। वैसे तो ये रिसर्च 1999 से लेकर 2014 के बीच के मामलों का अध्ययन है, लेकिन यदि हम 2014 के बाद ही रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पदों को याद करें तो जरा नाम सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस पी सदाशिवम को केरल का राज्यपाल बना दिया। साल 2014 में इन्होंने गुजराती जोड़ी को कितने लाभ पहुंचाए थे पता लगाइए, वैसे हमने पूर्व में बताया भी है। जस्टिस HL दत्तू को मानवाधिकार आयोग का चेयरमैन बनाया गया। जस्टिस रंजन गोगोई राज्यसभा भेजा गया। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल को NGT का चेयरमैन बनाया। जस्टिस अरुण मिश्रा को NHRC का चेयरमैन बनाया। जस्टिस अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाया। जस्टिस अशोक भूषण को NCLT का चेयरमैन बनाया। जस्टिस पिनाकी चंद घोष को लोकपाल बनाया। इसी तरह से कई और नाम हैं जिन्हें रिटायरमेंट के बाद बहुत बड़े बड़े पद मिले थे। और जब आप इनके पुराने फैसलों को याद करते हैं तो बहुत कुछ साफ होने लगता है। वैसे आपको याद दिला दें, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कई बार बताया कि जजों को 3 तरीके से सत्ता कंट्रोल कर रही है वर्तमान में यानी अमृतकाल में। पहला तो ये कि जो ईमानदार हैं, तटस्थ हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट आने ही नहीं दिया जाता या फिर उन्हें किसी भी रूप में जज बनने से रोक दिया जाता है, उनकी अपॉइंटमेंट को रोक कर रखा जाता है। दूसरा, जजों को पोस्ट रिटायरमेंट पद का लालच दिया जाता है, जिसके बारे में इस रिसर्च पेपर में विस्तार से बताया गया है कि कैसे रिटायरमेंट के बाद नौकरी पाने के लिए बहुत सारे जजों का मन डोलता है और फिर मन डोलता है तो लोकतंत्र हिलने लगता है। प्रशांत भूषण ने तीसरा मामला बताया था जजों और उनके रिश्तेदारों के पीछे जांच एजेंसियों को लगाना कि उनका कुछ भी माइनस पॉइंट मिल जाए फिर उन्हें जेल भेजने की धमकी देकर मिलार्डों को कंट्रोल किया जाए। और खासकर ये धमकियां उन लोगों को दी जाती हैं जो भविष्य में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते हैं।
पिछले दिनों हमने आपको यह भी दिखाया था कि कैसे एक रिसर्च में साल 2007 में भारत की जनता ने ही कहा था कि देश की दूसरी सबसे भ्रष्ट संस्था न्यायपालिका हो गई। अब सवाल यह है कि चीफ जस्टिस ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 वाली किताब को तो रोक दिया, मगर सिंगापुर के इस रिसर्च पेपर को क्या करेंगे? क्या इसे भी रोक दिया जाएगा? और इससे पहले भी जितने रिसर्च आए क्या उन सबको रोक देंगे? ये रिसर्च पेपर बाकायदा द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो द लॉ स्कूल ने अपनी वेबसाइट पर भी रखा है। क्या हुजूर हर जगह से इसको हटवा देंगे? और क्या इन तथ्यों को हटाने से सच बदल जाएगा? अमृतकाल में ही हमने देखा है कि रिटायरमेंट के बाद जजों को नौकरी देने की झड़ी लग गई और जितनों को भी नौकरी मिली लगभग उन सब ने सत्ता को खुश करने वाले बड़े बड़े फैसले दिए थे। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को ही याद करिए, सरकार के सामने इनके फैसले किस तरह से लोटे हुए थे, कहां कहां इन्होंने मोदी सत्ता को बचाया। रिटायरमेंट के कुछ दिन बाद ही इन्हें राज्यसभा की कुर्सी मिली और अब राज्यसभा का कार्यकाल भी लगभग पूरा हो चुका है, 6 साल का। मगर जो दाग इनके दामन पर लग चुका है वो अमिट है। इन पर किसी अन्य वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल समझने वाली बात यह है कि जो भारतीय न्यायपालिका का सच बन चुका है, क्या उस पर बैन लगाने से, लोगों को खामोश करने से, लिखने वालों को काम से हटा देने से वो सच छिप जाएगा? और हमारा लक्ष्य क्या है, उस सच को छिपाना या सुधार करना? अब टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट को ही देखिए। बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में 3500 से ज्यादा जनहित याचिकाएं लंबित हैं और जो सबसे पुरानी जनहित याचिका है वो 42 साल पुरानी है। 42 साल से अटकी है और 42 साल से उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सोचिए, हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, खुद को लोकतंत्र की अम्मा बुलाते हैं, लेकिन लोकतंत्र की अम्मा यानी महतारी का हाल देखिए। भारत का सुप्रीम कोर्ट, जिसका मुख्य कार्य है संवैधानिक व्याख्या और तत्काल आपराधिक अपीलों के मामलों को देखना, उस सुप्रीम कोर्ट में 3500 से भी अधिक पीआईएल लंबित है और इसमें लगभग 700 याचिकाएं 10 साल से भी ज्यादा समय से लंबित है। ये आंकड़े विधि मंत्रालय ने देश के सामने रखा है। और सुनिए, इन याचिकाओं में ज्यादातर याचिकाएं पर्यावरण, भूमि कानून और कृषि किराएदारी से संबंधित। जरा सोचिए, इसी सुप्रीम कोर्ट में अंबानी सेठ के बेटे के वंतारा वाला केस जाता है, 20 दिन के भीतर एसआईटी बन जाती है, रिपोर्ट आती है, फैसला हो जाता है। मगर उसी सुप्रीम कोर्ट में पर्यावरण, भूमि कानून, कृषि संबंधी पीआईएल दशकों से लंबित है, कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। सोचिए, 42 साल पुराना जो पीआईएल लगा है, आज उसका क्या अर्थ रह गया होगा या फिर कितना बढ़ गया होगा? इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2025 में ही अब तक की सबसे ज्यादा 570 पीआईएल स्वीकार की गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज्यादा मामलों का बोझ बढ़ गया है। पिछले 5 साल में सुप्रीम कोर्ट ने 1872 जनहित याचिकाओं पर निपटारा किया है, लेकिन बोझ बहुत ही बड़ा है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पिछले सप्ताह लोकसभा को बताया था कि कुल 3525 जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इनके निपटारे में लगने वाला औसत समय कितना है, सरकार को भी पता नहीं है। जो सबसे पुरानी याचिका है वो 1984 में दायर की गई थी, जबकि 2 अन्य याचिकाएं 1985 से लंबित हैं और इनमें से 2 का संबंध पर्यावरण कानूनों से है, एक का आवास और भवन नगर पालिका कानून से संबंध है। समझने वाली बात यह है कि वही कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसों के सामने यानी उनके साथ अक्सर घूमते फिरते नजर आते हैं। सवाल है कि जब मुलाकातें होती हैं तो क्या इन मुद्दों पर भी बातें होती हैं? सवाल तो यह भी है कि जिस संस्था में 42 साल से पीआईएल लंबित हो, उस संस्था के मुखिया जब लगभग हर सैटरडे संडे भाजपा नेताओं के साथ अलग अलग कार्यक्रमों में नजर आए, कहीं फीता काटते, कहीं भाषण देते, कहीं हलवा पूड़ी खाते नजर आए, तो फिर देश की जनता क्या उम्मीद करे? सवाल यह है कि क्या इन लंबित मामलों को निपटाने का कोई प्लान सुप्रीम कोर्ट बना रहा है या फिर बनाएगा, या फिर पूरा फोकस केवल इसी बात पर है कि इनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, यानी बीमारी को दूर नहीं करना है, उस बीमारी पर बात न हो। अगर ऐसा है तो ये वही फार्मूला है जो बीजेपी आरएसएस ने पिछले 12 साल से देश में अप्लाई किया है। पिछली सरकार की तुलना में महंगाई चरम पर है, फर्क बस इतना है कि तब तांडव हो जाता था, अब बात भी नहीं होती। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सीमा सुरक्षा सब कुछ संकट में है, मगर फर्क बस इतना है कि मीडिया से लेकर आम जनता तक सरकार की ऐसी तैसी तब कर देते थे। अब अमृतकाल में वही मीडिया ध्यान भटकाऊ मुद्दों को लेकर आता है और जनता उसे ही सच मानकर चुपचाप बैठ जाती है, और जो बोलते हैं उनके लिए एनएसए, यूएपीए जैसी तमाम धाराएं उपलब्ध हैं। वैसे आप दर्शक क्या सोचते हैं? जो समस्या है, जो बीमारी लगी है, उसका इलाज जरूरी है या फिर उस पर पर्दा डाल देने से ही सब कुछ ठीक हो जाता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।